नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे निर्देशक और संगीतकार राज आशु से। राज आशु एक जाने माने संगीतकार और निर्देशक हैं। राज आशु ने फिल्म रॉ के लिए संगीतबद्ध किया है, उसके कई गानों को संगीत से पिरोया है। तो फिल्म तेरा इंतजार के भी गाने को कंपोज किया है राज आशु। फिल्म वो 3 दिन के निर्देशक भी हैं। तो जितने अच्छे संगीतकार हैं उतने अच्छे वो निर्देशक भी है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं आज के हमारे मेहमान राज आशु की। और इसके अलावा फिल्म पाताल पानी और कुतुब मीनार को भी राज आशु ने निर्देशित किया है। और ऐसी तमाम बहुत सारी फिल्में हैं जिसके गाने कंपोज किए हैं राज आशु ने। पाताल पानी जिसके निर्देशक भी हैं और इस फिल्म के गानों को भी कंपोज किया है राज आशु ने। तो जुबिन नौटियाल जो कि बहुत ही लोकप्रिय फेमस सिंगर है, इन्होंने भी राज आशु के संगीतबद्ध गानों में अपनी आवाज़ दी है। तो तस्वीर में आप देख चुके हैं शान ने भी राज आशु के संगीतबद्ध गानों को अपनी आवाज़ें दी है। तो सोनू निगम ने भी उनके कंपोज किए हुए गाने को गाया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके संगीतकार और निर्देशक के सफ़र के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं राज आशु। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश स्वदेश सितारा में। राज जी, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल में बुलाने के लिए। जी राज आशु जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अभी 30 सितंबर को आपकी फिल्म वो 3 दिन रिलीज होने वाली है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके निर्देशक भी हैं आप। तो सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करना चाहूँगा, इसी फिल्म से। किस तरह की ये फिल्म है, जो भी आप लोग थोड़ा बहुत बता सकते हैं मीडिया में, वो जानना चाहेंगे। और कैसा एक्सपीरियंस था एज ए निर्देशक इस फिल्म में? जी देखिए, ये बहुत अलग चीज थी जब मैं म्यूजिक से डायरेक्शन की तरफ टर्न किया। जी। तो एक अलग सा अनुभव था। और जब फिल्म आप एक म्यूजिक की बात होती है तो एक म्यूजिक तक सीमित होता है कि आपने गाने बना दिए, फिल्म से आप हट जाते हैं। लेकिन जब आप एज ए डायरेक्टर काम करते हैं तो स्टार्ट टू एंड आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। मतलब वो खाली म्यूजिक तक बात नहीं रह जाती। तो जब ये कहानी शुरू हुई सर, तो ऐसा हुआ कि एक रिक्शे वाले की कहानी है। और हम आप सब लोग रिक्शे वाले से बहुत परिचित हैं, क्योंकि वो उस कल्चर को हमने देखा है कि रिक्शे वाला कैसे रिक्शा चलाते हैं। स्कूल के बच्चों को ले जाने से लेके कई तो परिवार के हिस्से हो जाते हैं कि भाई हमारी सब्जी भी ले आना अगर उधर से आ रहे हो तो। वैसा भी कनेक्शन हो जाता है उन लोगों से। तो ये ऐसी कहानी थी। और उस कहानी की राइटर है सीपी सैयद। जब उन्होंने कहानी लिखी तो हमने ये सोचा कि यार इसको किसको अप्रोच करना चाहिए। फिर हमारी बात हुई संजय सर से। वो उन दिनों कामयाब के शूट कर रहे थे वो। और कामयाब उन्होंने कहा यार मुझे कहानी सुनाइए, अगर कहानी अच्छी लगी तो मैं जरूर ये फिल्म करना चाहूंगा। फिर मैंने उन्हें कहानी नरेट की और नरेट की कहानी, और कहानी उन्हें बहुत पसंद आई। और उसके बाद उन्होंने बोला कि एक काम करिए, कहानी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप मुझे एक बार पूरी स्क्रिप्ट एक बार मुझे फिर से आके आपने बेसिक कहानी सुनाइए। वो भी सुना उन्होंने। देन हमने प्लान किया कि ये फिल्म करते हैं। और फिल्म शुरू हुई, 5 से 7 दिन शूट हुआ था कि कोविड का पहला टाइम आ गया। और अनाउंसमेंट हुआ कि अभी फिल्म शूट नहीं कर सकते हैं। पहला लॉकडाउन लगा। तो हमें लगा यार ये पता नहीं ये फिल्म कभी आगे बनेगी या नहीं बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं है। जी। तो जी तो फिर लेकिन जब खुला तो उसके बाद फिर से उसी एनर्जी सब ज्वाइन किए, फिल्म बनी। तो कितने समय के बाद दोबारा इस फिल्म की शूटिंग आपकी कंटिन्यू चालू हुई थी? जी आपकी आवाज तो कुछ ब्रेक हो रही है। जी राज्य में कह रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन के कारण आपको इसकी शूटिंग रोकनी पड़ी। तो कितने महीने बाद, कितने समय बाद दोबारा इसकी शूटिंग चालू हुई थी? जी पूरा 3-3.5 महीने जो लॉकडाउन था उसके बाद पहली परमिशन हमें मिली इसकी जुलाई में। मतलब मार्च में हम शूट कर रहे थे, फिर हम जुलाई में शूट करने पहुंचे। और क्योंकि ये रिक्शा वाले की कहानी थी तो ये लोकेशन बहुत ऐसे थे कि यहाँ से वहां से वहां, बहुत जर्नी वाली फिल्म है ये। तो हमारे लिए इतना मुश्किल था कि वो आप ऐसा भी नहीं कि 1-2 जगह लोकेशन में शूट कर सकते हैं। ये तो आपको रिक्शे वाले की कहानी यहाँ से वहां जाता है, वहां से वहां जाता है, वहां से वहां जाता है। तो मल्टीपल लोकेशन थी और बहुत डर का माहौल था उस समय, क्योंकि जब हम मुंबई से पहुंचे थे, बनारस में शूट किया, चुनार मिर्जापुर में शूट किए। तो लोग डरते थे कि यार अब ये मुंबई से आ गए, कहीं कोविड लेके ना आ जाएं। तो ऐसे व्यंग भी मारते थे वहां के लोकेशन वाले। जी। तो कभी कोई इसके कारण कोई परेशानी भी हुई शूटिंग को बीच में? कभी जैसे आपने कहा लॉकडाउन के कारण तो रोकना पड़ा ही, लेकिन जब आप लोगों को परमिशन मिल गई थी, जब आप लोग शूट कर रहे थे, तो वहां पर जो लोग आसपास रहते थे उनका रिएक्शन कैसा रहता था? कभी किसी ने बोला कि एक तरफ कोरोना चल रहा है और आप लोग को शूटिंग की पड़ी हुई है, कभी ऐसा कोई रिएक्शन भी आया पब्लिक की तरफ से? जी देखिए क्या होता था, संजय जी के ना बहुत फैन है। और वो अपने यूपी साइड में क्या है कि एक मजेदार बात
कि वहाँ तुरंत आ जाते हैं लोग, अरे चलिए बाजू में ही तो हमारा घर है, नाश्ता है आपके यहाँ, हाँ। मम्मा हमारी माता जी आपके लिए नाश्ता बनाई है। अब आदमी शूटिंग करने आया है, वो कहाँ जाएगा नाश्ता, वो कह रहे हम शूटिंग करने आए, हम बाद में आते, तो नाराज हो जाते थे वो लोग अच्छा। और कहते थे आज तो आप हमारे गांव में आके शूटिंग कर रहे हैं, हम आपको इजाजत दे रहे हैं शूटिंग करने के लिए और आप हमारे यहाँ नाश्ता भी नहीं कर सकते, आप हमारे यहाँ खाना भी नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम आती थी। जी। मतलब प्यार भी यहाँ पर, प्यार भी धमकी के साथ है, जबरदस्ती की चलिए नाश्ता कीजिए, चलिए खाना खाइए और आप नहीं आएंगे तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, कई बार ऐसा होता था, जी। बिल्कुल होता था जी। अच्छा राजी, हम शुरुआत से बात करते हैं, आपके सफ़र जी की जो जी शुरुआत है वो कैसे हुई, कहाँ से जी। आप, कैसे आपका मुंबई आना हुआ, और क्या आप संगीतकार बनने आए थे, डायरेक्टर बनने आए थे, या कुछ और बनने आए थे मुंबई आप? देखिए मैं ना मैं मेरी शुरुआत हुई थी तो संगीतकार बनने आया था हम्म। और मैंने काफी कुछ किया हुआ है क्योंकि हम प्लेस करते थे और थिएटर से जुड़ा हुआ था मैं। तो संगीत की शिक्षा ली हुई थी तो यहाँ पे आया और मेरी पहली फिल्म आई थी माय फ्रेंड गणेशा 2, जी। जो बच्चों में बहुत पॉपुलर हुई, हाँ। एनिमेशन वाली फिल्म थी। उसके बाद फिर एक फिल्म आई लखनवी इश्क, जिसमें शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन एक्टर थे। वो फिल्म रिलीज नहीं हुई लेकिन म्यूजिक रिलीज हो गया था उसका और म्यूजिक सुपर डुपर हिट हुआ। क्या बात। तो वहां से रास्ते खुले मेरे कि लोगों ने कहा अच्छा हाँ ये गाना तो बहुत अच्छा बनाया है। फिर एड की तरफ मूव हुआ, हाँ। एड फिल्म्स में बहुत सारा म्यूजिक किया, प्रोड्यूस किया, देन डायरेक्ट किया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वीडियोस डायरेक्ट किए। फिर 2015 में मेरी फिल्म आई तू तक टूटिया, जी। जो तमन्ना भाटिया, सोनू सूद और उसका गाना सुपर डुपर हिट हुआ, उसका मैंने म्यूजिक किया था। हाँ। उसके बाद फिर म्यूजिक के लिए बहुत ऑफर मिलने लगे। फिर स्वीटी वेस्टर्नर आई, काशी शर्मन जोशी की, बाईपास जी। रोड नील नितिन मुकेश की, जॉन अब्राहम की, रोमियो फॉर वॉल्टर, हाँ। हमें तुमसे प्यार कितना, स्वीटी वेस्टर्नर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो लिस्ट है बहुत 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 लंबी लिस्ट है, लेकिन वो जो पहला मौका होता है उसके लिए जो भी आर्टिस्ट मुंबई जा रहा होता है, चाहे वो एक्टर बनने के लिए जा रहा होता है, चाहे वो संगीतकार बनने के लिए जा रहा होता है, चाहे वो निर्देशक बनने के लिए जा रहा होता है, पहला जो ब्रेक होता है उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो जो पहला ब्रेक था आपका ओ माय फ्रेंड गणेशा जो आपने जिक्र माय किया फ्रेंड था, गणेशा 2, जी ये बिल्कुल कैसे बिल्कुल आपको मिला, बिल्कुल। इसमें मौका कैसे इसमें आपको मिला? जी जी, ये भी एक अनोखी कहानी है क्योंकि मैं उन दिनों हम स्ट्रगल करते थे और देखिए क्या होता है कि हम जब मैं शेडोल से बिलोंग करता हूँ और जब हम शेडोल से मुंबई आते हैं तो पहला चैलेंज ये आता है आपकी जिंदगी में कि आप एक बड़े से घर में रह रहे होते हो और यहाँ आते हो आप मुंबई में, तो आपको लगता है छोटे से कमरे में 8 लोग रहेंगे हम। बिल्कुल, और वो कमरा तो ऐसा कि 4 कदम यहाँ चले तो खत्म, 4 कदम यहाँ चले तो खत्म। हाँ जी जी, हमने पहले ही रूम लिया और उसी दिन बारिश हुई और बारिश होने के बाद वो कमरा ऐसे कहीं जगह नहीं थी जहाँ से नहीं छू रहा था। तो एक कोने में कोई बाल्टी लगाया हुआ है, कोई ये लगाया हुआ है और सोच रहे थे यार कहाँ से हम आए और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाँ। वो सब माइंड सेट होता था उन दिनों, स्ट्रगल करने भी जाते थे, ऐसा लगता है यार मेरा ड्रीम तो वेस्ट नहीं हो रहा, टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है। तो मैं किसी दोस्त का वेट कर रहा था, उसने बोला मैं एक ऑफिस में हूँ आप आ जाइए। हाँ। मैं वहाँ पहुंचा ऑफिस में और वो वहाँ पे एक सज्जन बैठे हुए थे, बोले क्या करते हो तुम? तो मैं सर मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक ब्रेक मिला नहीं है। तो बोले अच्छा सुनो कुछ गाना सुनाओ मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत छोटा सा ऑफिस है, यहाँ एक सज्जन बैठे हुए हैं, इनको क्या गाना सुनाओ, इनको क्या इनको फिल्म बना भी जाएंगे नहीं पता नहीं। हाँ। फिर भी सुना दिया, स्ट्रगल क्या करेगा, उसको तो परीक्षा देनी है। जी। तो वो मैंने गाना सुनाया और उनको गाना बहुत पसंद आया। तो उन्होंने बोला कल आप 11:30 बजे ऑफिस में आ जाओ, ये एड्रेस ही मेरा नंबर है। ठीक है सर। और मैं वहां से निकला क्योंकि मैंने उनको ही सीरियस नहीं लिया था तो इस बात को भी सीरियस नहीं लिया और मैं आकर के अपने रूम में आ गया अपना काम के। दूसरे दिन का 11:30 बजे उनका फोन आया, आप आ रहे हो ना, कितने देर में आ रहे हो? तो फोन देख के मुझे याद आया कि यार मुझे जाना था यहाँ पे। तो मैं कहा हाँ सर लेकिन 10, और इत्तेफाकन वो मेरे घर से पास नहीं था। मैं कहा 10-15 मिनट लगेगा, मैं आता हूँ। और फिर मैं सोचा चलो जाके देखते हैं। तो जब मैं घुसा तो देखा एक बिल्डिंग में वॉलेचर चैम्बर्स में अंदर बाबा फिल्म्स का ऑफिस दिख रहा है, जो एड्रेस था। अच्छा। बड़ी बड़ी फिल्मों का पोस्टर लगा है, प्यार तो होना ही था, हाँ। टार्जन द वंडर कार, तुमको ना भूल पाए। मैं कहा ये कौन सी जगह पे उस आदमी, मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि वो आदमी यहाँ पे होगा अगले दिन के लिए। हाँ। तो उन्होंने बोला यार एक गाना है जो दो दोस्त की लड़ाई हो जाती है और वो टूट जाते हैं हाँ। और आपको अभी गाना बनाना है। मैंने कहा ठीक है सर, लिरिसिस्ट कौन होगा? बोले हमें पता नहीं क्योंकि ये गाना ऑलरेडी किसी ने बनाया था और मजा नहीं आया और कल शूट है गाने का, अगर फाइनल होता है तो आप खुद ही लिखो, अभी आप जैसे भी करते हो 15 मिनट के अंदर गाना सुनाना है। तो मैंने वही गिटार लेके कुछ कंपोज किया और उनको सुनाया। हाँ। वो बोले बहुत अच्छा गाना है। अच्छा, बढ़िया है, गीत मजेदार है। पहले से लिखे हुए थे या पता नहीं फिर कौन गीत भी आपने खुद लिखे उस वक्त? जी हाँ जी, उसका गीत उनको मुझे मौका ही नहीं मिला किसी गीतकार को हायर करने का। उन्होंने बोला 15 मिनट में आपको गाना तो सुनाना है। आपने लिखा भी और फिर आपने कंपोज भी किया? जी हाँ, मैंने लिखा भी और मैंने कंपोज भी किया और मैंने सुनाया। उसके बाद जैसे ही गाना उन्होंने सुन लिया, बोले हाँ, क्योंकि उन दिनों हमारे मकान मालिक होते थे पंजाबी, तो वो बोलते थे यार ये ताला टूट गया यार। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुनने में, तो मैंने वो यार टूट गया दिल टूट गया ऐसा करके एक बनाया, मैंने गाना उनको सुनाया।
तो वो बोले बहुत अच्छा, बस इसमें लास्ट में जोड़ दो, ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। तब मुझे पता चला अच्छा मैं माय फ्रेंड गणेशा 2 का गाना कर रहा हूँ। तो मैंने बोला सर आप कौन है? बोले मैं राइटर हूँ उस फिल्म का, जो मुझे मिलिंद सज्जन। तो सर अच्छा, ऐसा इस तरीके उन से शख्स का नाम पहला बताइए, बना। उन शख्स का नाम बताइए जिन्होंने आपको इनवाइट किया था उस जगह। जी, मुझे मिला था सचिंदर शर्मा जी ने, अच्छा, जो जो माय फ्रेंड गणेशा सीरीज के राइटर हैं, ओके, और राजीव रोहिया डायरेक्टर थे इसके। हाँ। अच्छा, जी वो जो पहला आपका गाना कंपोज था जो कि बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ कंपोज, जी अगर आपको याद हो उसकी जो मुखड़ा, एक आध लाइन तो हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। जी जी जी, बिल्कुल सुनाता हूँ मैं जी। जो खास था दिल के पास था, जिस पर मेरा पूरा विश्वास था, मुझको अकेला छोड़ गया, दोस्ताना तोड़ गया, यारा रूठ गया, दिल टूट गया, सब छूट गया, यारा रूठ गया, ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। क्या तो ये बात है। गाने में मजेदार बात ये थी कि पिक्चराइजेशन भी हमारे ऊपर हुआ, मेरे ऊपर। राजा हसन एक सिंगर हैं जो उसी समय सारेगामापा जीत के आए थे, जी, तो रनर थे उसके, तो हम दोनों ही के मेरे उनके ऊपर ही पिक्चराइज भी हुआ गाना ये। बहुत बढ़िया। जी लेकिन लेकिन आपसे, आपके इस जो आपने एक वाकया सुनाया, इंसिडेंट सुनाया है, इससे मुझे लगता जी है एक सीख भी उन लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, कि जी शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना कि डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। तो मुझे लगता है कि करेक्ट, आपको किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी बिल्कुल हो, सही। वो सड़क पर हो, कहीं अगर कोई आपसे कुछ बातें कर रहा है और आपसे काम रिलेटेड बातें कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको उसी शिद्दत के साथ, चाहे 5 स्टार होटल में मीटिंग करें या आप सड़क के टपरी में आप मीटिंग करें, लेकिन मुझे लगता है उसी शिद्दत से करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उतने सीरियस उस काम को नहीं लिया होता तो मुझे लगता है वो जर्नी आपकी शुरू नहीं हुई होती। बिल्कुल सही बात है। मैं, मेरे लिए वो लेसन था, और मैं उन्हीं दिनों क्या हुआ कि मेरे साथ एक घटना घटी। हाँ, ये लेसन तो मेरे लिए था कि मैं आप अपना एग्जाम बिल्कुल 100% दीजिए जहाँ पे जी, देना हो। घटना ये घटी कि मैं एक इंटरव्यू पढ़ा था गुलजार साहब का। हाँ, तो उन्होंने लिखा था कि AR रहमान ने जब मेरे साथ पहली फिल्म की, तो मैं उससे बोला कि तुमको मैं मिल रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोला, रहमान साहब ने बोला कि मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। तो बोला कब मिल चुके हो? बोले मैं जब इलिया राजा का असिस्टेंट हुआ करता था और आप उनके साथ काम करते थे। हाँ। तो गुलजार खान की साहब की लाइन थी उसके बाद कि इस स्टेटमेंट के बाद मैं अब असिस्टेंटों पे भी नजर रखने लगा हूँ। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जी उसके बाद फिर आपने और बहुत सारे आपने गाने किए, बहुत जी सारे आपने गाने कंपोज भी किए। आपके एक आध कोई और जो फेवरेट, हालांकि जो आपने खुद कंपोज किए हैं वो आपके बच्चे की तरह, मुझे लगता है जी जो माता पिता को अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पर जी भी उसमें से कोई एक बच्चा जी फेवरेट होता है। तो आपका जो फेवरेट गाना है, एक आध गाना हम और सुनना चाहेंगे जो आपने कंपोज किया वो। जी, मेरी एक गाना आया था अभी, रोमियो और वॉल्टर आई थी, रॉ रॉ एक फिल्म आई जॉन थी, जॉन अब्राहम की, अब्राहम जी। की। जी हाँ, जी, उसमें एक गाना था जिसके 2 वर्जन थे। एक वर्जन मोहित चौहान ने गाया था और एक आतिफ असलम ने गाया था। जी। वो तेरे इश्क दी चार दीवारी विच मैनू जी लैण दे, मैनू जी लैण दे, अखां दे तेरे पैमाने नू मैनू पी लैण दे, रस्मां रिवाजां नू छोड़ के आजा, मेरे वल रुख मोड़ के आजा, आजा ना आजा सब छोड़ के आजा, तेरी रूह तो निकलियां गल्लां नू मैनू सुन लैण दे। क्या जी बात है, बहुत खूब। अच्छा, थैंक यू आपने सो बड़े मच। बड़े सिंगर्स को आपने उनको निर्देशित किया है, जी संगीत जो जी बद्ध जी आपने गाने किए हैं, चाहे वो जुबिन नौटियाल हो या शान हो, सोनू निगम हो, तमाम बड़े बड़े जी सिंगर्स हैं जिनको आपने अपने गानों में उनसे आवाज़ ली है। तो जी कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतने बड़े बड़े सिंगर होते हैं, आपको उनको बताना पड़ता होगा कि यहाँ पर आप थोड़ा आलाप नीचे ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए। तो कैसा जी एक्सपीरियंस था इन सब के साथ? कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस साझा जी, कीजिए हमारे साथ। बहुत 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 मतलब अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप एक धुन तैयार करते हैं, आप एक गाना तैयार करते हैं, और इतने हाँ, बड़े बड़े लोग आके वो गाना सीखते हैं आपसे और फिर गाते हैं। तो जब आप गाना गवा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि वो आपसे सीख रहे होते हैं, आप भी उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हो जी, कि यार इतनी जल्दी इसी गाने को इतना अच्छा कैसे कोई गा सकता है, हाँ, और किस तरीके से वो आपकी चीज को बेटर बनाते हैं सिंगर्स। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे साथ एक बार हुआ था, आशा जी के साथ मैं रिकॉर्ड कर रहा था, हाँ, और आशा जी ने मुझे वहाँ, मैं कई गाने किए आशा जी के साथ, तो उस समय रिकॉर्डिंग में आशा जी ने उधर से बोला कि मुझे आप
कोई भी अगर मेरी लाइन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप वहां से आप बेझिझक बोल सकते हैं कि लाइन अच्छी नहीं है, हमें दोबारा करना है। हाँ। आप संकोच मत करिएगा। तो सोचिए इतने बड़े बड़े सिंगर हैं जो आपको इतना फ्री कर देते हैं कि आप इनके साथ काम करने में डरते नहीं है। जी। जबकि एक और होता है, अरे यार आशा जी को मैं कैसे बोल सकता हूँ ये लाइन अच्छी नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन वो ये और ऐसा भी होता भी है कि वो लाइन हमेशा ही अच्छी आती है, लेकिन हाँ। फिर भी वो स्पेस देते हैं कि आप काम करिए, आप जो भी हमें बताइए हम करेंगे बिल्कुल वैसा। बिल्कुल, मुझे लगता है यहाँ पे एक नजरिया है, क्योंकि सिंगर का एक नजरिया होता होगा और एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक अलग नजरिया होता होगा। मुझे लगता है वो नजरिया कौन सा बेस्ट है, शायद ये जो बेस्ट नजरिया है ये एक संगीत निर्देशक है, जो म्यूजिक कंपोजर है वो ज्यादा बेहतर समझ सकता है, क्योंकि डायरेक्टर ने उसको पूरा एक्सप्लेन किया होता होगा कि हमें किस तरह से गाने बनाना है। तो मुझे लगता है वो जो सिंगर है वो चाहता होगा कि वो नजरिया आए जिस नजरिए के तहत ये गाना बनना है, क्योंकि अगर वो वैसा मूड नहीं होगा तो गाने का वो मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि मूड बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई सिंगर से, जो बड़े सिंगर से आपको थोड़ी डांट भी पड़ी हो कि ये क्या कर दिया और ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं नहीं जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मतलब हमेशा प्यार ही मिला है। हाँ। और इनफैक्ट जब मैंने हमें तुमसे प्यार नहीं, प्यार वाला, किया था। चलिए आपने कहा हमेशा प्यार मिला है, कोई प्यार वाला डांट क्योंकि प्यार वाला डांट तो नहीं, बड़ों से अक्सर मिलता होगा। नहीं नहीं नहीं, प्यार वाली डांट भी नहीं मिली। प्यार वाली मतलब सबसे बहुत जब मैं बता रहा हूँ, जब मैं एक फिल्म की थी हमें तुमसे प्यार कितना, हाँ। तो उसका रिक्रिएशन गाना के लिए मुझे रेडियो मिर्ची बेस्ट कंपोजर अवार्ड मिला था। जी। तो जब गाना हो रहा था तो मैंने श्रेया जी को कॉल किया कि हम बहुत सारे काम कर चुके थे ऑलरेडी पहले भी, तो मैंने कहा आपको ना एक गाना गाना। तो उन्होंने बोला यार रिक्रिएशन मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ गाना। हाँ। तो मैंने कहा देखिए मैं भी नहीं करता हूँ रिक्रिएशन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये गाना मिला और आपसे अच्छा कोई गाएगा नहीं, क्योंकि इसको किशोर दा ने गाया था ओरिजिनली। जी। तो उन्होंने बोला एक बार गाना मुझे भेज दीजिए आप। हाँ। तो मैंने भेजा और मुझे लगा कि ये तो पहले ही मना कर रही थी, गाना मंगा लिया लेकिन ये नहीं गाएंगी शायद। हाँ। तो जब मैंने भेजा उनको और उन्होंने गाना सुना और तुरंत 2 मिनट बाद कॉल आया, और मुझे लगा कि ये मना करने के लिए कॉल आया है मुझे कि यार मेरे को नहीं गाना नहीं करना है राज। जी जी। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो जैसे ही उनका ये हुआ कि कॉल आया, बोले यार तो बहुत अच्छा कंपोज किया आपने और कल करते हैं हम रिकॉर्ड इसको। हाँ। तो मैंने इतनी जल्दी तो मैंने कहा अच्छा कल, हाँ कल करते हैं। और वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ, इतना बड़ा हिट हुआ, उससे मुझे अवार्ड मिला सारा कुछ। तो कई क्या बार बात ऐसा होता है कि है। आपको अच्छा, लगता तो है कि उस सिंगर नहीं गाएगा। उस गाने की एक दो लाइन भी हम सुनना चाहेंगे आपसे। जी 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 जी। तुम्हें देख के ही ये सांसें चलेंगी, तुम्हारे बिना ना ये आंखें खुलेंगी, मेरी बेकरारी क्यों तुम नहीं मानते, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वाह, जी। क्या बात है। जी। अच्छा, आपकी जी। इतनी अच्छी गाड़ी चल रही थी, आपकी जो संगीत का जो एक ट्रेन थी वो सुपर जी। फास्ट एक्सप्रेस की तरह दौड़ रही थी, फिर ये जी। दूसरे आप ट्रैक में कैसे आ गए, जैसे निर्देशन वाले ट्रैक में? क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि जो म्यूजिक कंपोजर हैं वो एज ए निर्देशक बनते हैं, तो आप कैसे निर्देशक बन गए? सफर निर्देशक का जी। कैसे शुरू हुआ आपका? मेरे साथ देखिए मैंने बहुत सारे एड फिल्म डायरेक्ट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, हाँ। बहुत सारे वीडियो एल्बम्स किए। तो मुझे जब 2020 में अवार्ड मिला, मुझे नहीं पता था मुझे अवार्ड मिलने वाला है। तो इनफैक्ट उस समय तो नॉमिनेशंस भी नहीं आते, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं अच्छा, music तो कर ही रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा आपको यहाँ रोक रहा हूँ जी। बीच में। जब जी। आप एज ए म्यूजिक कंपोज किया करते तो उस बीच में आप छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से उसका निर्देशन भी आप किया करते थे साथ में? जी 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 जी। जी। अच्छा, तो ये जो निर्देशन का शौक था ये आपको पहले से ही था आपको? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं करता था, डायरेक्ट करता था। तो इस फिल्म निर्देशित करूंगा ये कभी ऐसा सोचा नहीं था। हाँ। तो जब 2020 में मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ना ये कुछ करना चाहिए एक फिल्म को लेकर के, और कुछ कहानी करनी चाहिए। अब मेरे को थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहिए अपने करियर में, अगर वो कोशिश करनी चाहिए। तो फिर मैंने ये प्लान किया कि यार अभी क्या कर सकते हैं। तो एक कहानी पे काम कर रहे थे हम लोग। जब ये कहानी कंप्लीट हुई तो चलो नरेट करते हैं। मैंने नरेट किया, संजय जी को उनको पसंद आ गई कहानी। जैसी डायरेक्ट करने का प्लान हुआ, सब कंफर्म हुआ, तब तक मैं नॉमिनेशन में आया रेडियो मिर्ची में। और मेरी फिल्म 22 तारीख से हम लोग मतलब प्लान कर रहे हैं कि इसको रेकी वगैरह शूट करना है, और 19 तारीख को मुझे अवार्ड मिलता है। हाँ। और मैं 20 को निकल गया हम लोग रेकी करने। तो पूरी इंडस्ट्री मुझे बोले अभी तो इसको अवार्ड मिला इतना बड़ा, अभी इसको यहीं रहना चाहिए, ये क्या पागलपन शुरू हो गया इसका। तो वो भी शुरू हुआ। तो हमें तो पता था नहीं कि ऐसा कुछ अवार्ड मिलने वाला है। खैर, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं फिल्म शुरू किया और जब ये लॉकडाउन का सीन हुआ, ऐसा लगा
तो उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि मैंने सही टाइम पे एक जंप लिया, क्योंकि ये इच्छा, अगर क्योंकि लाइफ को कुछ कह नहीं सकते कि जी। किसके साथ क्या होने वाला है, हाँ। ये इच्छा दबी की दबी रह जाती। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगता है? जब आप निर्देशन करते हैं तब, जब फ़िल्मों को आप डायरेक्ट करते हैं तब, या फिर आप संगीत, आप म्यूज़िक कंपोज़ करते हैं तब? ज़्यादा क्या अच्छा लगता है आपको दोनों में से? जी देखिए, मेरे को दोनों में मजा आता है, क्योंकि देखिए दोनों के तरीके से क्या कहानी कहते हो आप, गाने की तरह से भी कहानी कहते हो और हाँ। डायरेक्शन में भी कहानी कहते हो। एक सुर के द्वारा कही जाती देखिए, है मुझे और एक लगता है डायलॉग कि के इस द्वारा सवाल का कही इससे अच्छा जाती है। जवाब हो नहीं सकता, कि जो जी। आपने कहा कि एक डायरेक्टर भी कहानी के ज़रिए अपनी बात कहता है, और फिर जब म्यूज़िक जी। कंपोज़र होता है, वो भी संगीत के ज़रिए अपनी बात कहता है, वो भी कहानी जी। कहता है। मुझे लगता है इससे अच्छा जवाब हो नहीं सकता, और इससे मैं समझ सकता हूँ कि दोनों आपको कितना पसंद है। जी, थैंक यू सो जी, मच। लेकिन दोनों में क्या आपको थोड़ा डिफरेंस लगता है? क्या कुछ चीज़ों का आपको दिमाग को ऐसे मेंटली तौर पर आपको रेडी होना पड़ता है जब आप ऐसे फ़िल्म निर्देशन के लिए जाते हैं, और जब आप ऐसे म्यूज़िक कंपोज़ के लिए जाते हैं, क्या आपको दिमाग पे रखना पड़ता है? जी देखिए, क्या होता है जब डायरेक्शन में जाते हैं तो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैंने काम किया है, तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस काम आता है कि मुझे वो सीन में दिखता है कि मैं यहाँ पे कौन सा साउंड डालूंगा जब मैं शूट कर रहा होता हूँ, हाँ। कहाँ पे कैसा टाइमिंग आएगा, क्या होगा, तो वो दिमाग में ना जब आप शूट करते हो ड्यूरिंग उस समय ही चलने लग जाता है। ये तो सीन ऐसा हो सकता है, यहाँ पे साउंड ये होगा तो ऐसा अच्छा लगेगा, तो जी। उसका बेनिफिट मिलता है मुझे। और मजा आता है देखिए, जब आप डायरेक्ट करके आते हो फिर रात में आप स्टूडियो में घुस के एक गाना बनाते हो, हाँ। तो दोनों एक अलग ही मतलब अलग जर्नी होती है। जी। मतलब कि दोनों चीज़ें आपको एक दूसरे में मदद करती है। जब आप फ़िल्म डायरेक्ट जी। करते हैं और जब आप म्यूज़िक कंपोज़ करते हैं, तो जो दोनों का एक्सपीरियंस है, वो आपके काम आता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आप जब कोई सीन करते होंगे, तो आपको पता है कि यहाँ से हीरो आने वाला है या हीरोइन आने वाली, तो इस बीच में ये म्यूज़िक डलेगा तो बड़ा खूबसूरत होगा। तो मुझे लगता है आप अपने कलाकार को बोलते हुए होंगे कि यहाँ थोड़ा-सा पॉज़ ले लीजिए, या फिर टर्न होकर आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक देने वाला हूँ मैं। बिल्कुल सही तो बात। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, और इसके बाद जो आपकी लगातार जो जर्नी आपकी बनती गई, क्योंकि बढ़ती गई आपकी एक के बाद एक जर्नी, और लेकिन अगर जी। थोड़ा-सा मैं व्यक्तिगत ज़िंदगी में आना चाहूँगा, क्योंकि जो आपकी वाइफ़ हैं, वो भी सिंगर हैं, उनके भी अच्छे-अच्छे जी। गाने आए हुए हैं। तो कैसे, क्या कुछ गानों को लेकर बातचीत होती है आपकी, कि ये अच्छा है, जी। इसको ऐसा करना चाहिए, या फिर जो हस्बैंड और वाइफ में जो एक नोक-झोंक होती है, तकरार होती है प्यार मोहब्बत की, या इस तरह को लेकर होती है? क्योंकि आपने भी कुछ जो कंपोज़ किए गाने हैं, वो उन्होंने गाए भी हैं। तो कैसे जी। ट्यूनिंग रहती है आप लोगों की, जब आप लोग काम करते हैं और जब आप लोग व्यक्तिगत ज़िंदगी में रहते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती है। देखिए क्या होता है, क्रिएशन में ना कोई बड़ा-छोटा होता नहीं है। हाँ। अच्छा-बुरा होता है। तो अगर अच्छा है तो सभी को अच्छा लग रहा होता है, बुरा है तो सभी को बुरा लग रहा होता है। जी। तो आप जब कुछ अच्छी चीज़ गाना बनाते हैं, अच्छी चीज़, तो सामने से आदमी बोलता है, उसका रिएक्शन आता है, अरे क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। हाँ। तो मुझे समझ में आता है, हाँ, अच्छा है। और समटाइम्स जब कहती सो लग रहा है यार, मतलब ठीक है, हाँ। लगता है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया। तो मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, मतलब देखिए क्या होता है, एक दूसरे से झूठ तो बोला जाएगा नहीं, जो हाँ, अच्छा है वो बिल्कुल। अच्छा है, वो बुरा है बुरा है। हाँ। तो कई बार होता है इस चीज की, नहीं यार इसको सही कर लेते हैं, जैसे सिंगिंग में भी होता है। अब इसका एक गाना आया था, सबकी बारातें आएंगी, क्रिएशन था इसका, जो सुपर डुपर हिट हुआ, 140 मिलियन व्यूज है जी। उसके। जी, तो जब वो गाना कर रही थी तो मैंने उसको बोला कि वो कह रही थी मेरे टाइप का गाना नहीं है ये, और मुझे लगता नहीं है कि मुझे गाना चाहिए। तो मैं कहा आपको ट्राई करना चाहिए, ये आपके जैसा ही गाना है, आपको बस कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने वो रफ ट्रैक गाया था उस गाने का। हाँ। लेकिन जब कंपनी ने सुना, तो टिप्स ने सुना, उसको बहुत इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसको ही फाइनल कर दिया। जी। और वो सबसे बड़ा हिट गाना था पिछले लास्ट 6 मंथ में। हाँ। जी जी। बिल्कुल। अच्छा, और अभी आप एज़ ए निर्देशक भी काम कर रहे हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी काम कर रहे हैं, और क्या ख्वाहिश है आपकी, और क्या करना चाहते हैं आप? देखिए मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि मुझे एक डायरेक्टर बनना है। कई बार, और डायरेक्टर बनने का भी एक रीजन ये है, कई बार जैसे हम लोग गाने बनाते हैं, जी। बहुत अच्छा सोच के बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जब वो हाँ। शूट होके आते हैं गाने, तो ऐसा लगता है यार दिल डूब जाता है, यार क्या बनाया था और क्या शूट होके आ गया है बिल्कुल, ये। तो वही मुझे लगता है, वही जो दिल दुखता था, उसी की वजह से आप डायरेक्टर भी, आप फुल फ्लैश डायरेक्टर में आ गए, तो मुझे लगता है जी, कि जी, बहुत कहीं ना अच्छी कहीं बात है। जी। बिल्कुल सही बात बिल्कुल, है। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, और जो आपकी आने वाली फ़िल्म है उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। समय कम है, बहुत नहीं तो हम बहुत आपसे और चर्चा करते और कुछ गाने सुनते आपसे, लेकिन जी बहुत जी, अच्छा लगा कि आपने वक़्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। बहुत बहुत जी धन्यवाद, राज जी, बहुत बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक़्त निकाल कर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए संगीतकार और निर्देशक राज आशू से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले तेज